हेलो दोस्तों, मैं सुधाकर बिंद्रा। हम आपका इस यस के सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान का पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, इसमें हमारा दूसरा वीडियो होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तथा प्रकाश की किरणें जिस तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं उसे परावर्तक तल कहते हैं। तो देखते हैं, यह एक परावर्तक तल है जिसका नाम M1 M2 है तथा यह प्रकाश की किरणें हैं जो इस परावर्तक तल से टकराती हैं और उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। यह प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ पे लौट कर परावर्तित होकर उसी माध्यम में चली जा रही है तथा जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तथा जो किरण आती हुई प्रतीत होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। तथा जो किरण परावर्तन के बाद जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु पर एक हम अभिलंब डाल देंगे, इसका नाम है अभिलंब। तो देखते हैं दोस्तों, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहेंगे। उसे हम आई से डिनोट करेंगे। ये हमारा आपतन कोण होगा। तथा जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आर से डिनोट करते हैं। इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। तो फिर से देख लेते हैं दोस्तों, जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं तथा जो किरण परावर्तन के बाद जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर इस दर्पण के जिस बिंदु पर किरण आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं तथा इस पर हम एक अभिलंब खींच देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा प्रकाश। तो दोस्तों, इसमें दो नियम है। जैसे दो नियम दिया हुआ है प्रकाश के परावर्तन में दो नियम है। देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब होता है ये सिर्फ एक ही तल में होते हैं। यह एक दूसरा तल है, एक या पहला तल है, तो ये एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम है। और दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। दोस्त फिर एक बार बता देता हूँ। पहला नियम, आपतित किरण
तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब एक ही तल में होता है। जैसे आपतित किरण परावर्तित किरण विलंब, ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम है। और दूसरा नियम आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, ये दोनों सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह दूसरा नियम है, कोण वाला दूसरा नियम है तथा किरण वाला पहला नियम है। इसे हम ये याद रखेंगे। तो दोस्तों यह समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण का हेडिंग है हमारा गोलीय दर्पण। तो दोस्तों देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है ये जानेंगे हम। पहले दर्पण जानेंगे। दर्पण जिसमें हम अपना रोज चेहरा देखते हैं वही दर्पण है। बस फर्क इतना है कि वह गोल नहीं है, इसलिए उसे गोलीय दर्पण नहीं कहते हैं। तो दोस्तों जानेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। दोस्तों गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोलीय पृष्ठ का काटा गया एक भाग होता है। जैसे इस एक कांच का एक खोखला गोला है, यह कांच का है, यह गोला है लेकिन यह खोखला है। इसके अंदर खाली भाग है, इसको हम यहाँ से काट देंगे तो ये हमारा एक हो जाएगा गोलीय दर्पण। यह हो जाएगा गोलीय दर्पण। यह हो जाएगा हमारा गोलीय दर्पण। तो दोस्तों दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण दोस्तों इसको हम यहाँ से काट लेंगे। काटने के बाद हमको इसका चित्र कुछ इस तरह प्राप्त होगा। तो हम जैसा कि बताया हूँ कि यह कांच का एक खोखला गोला है। तो कांच का खोखला गोला है तो हम देखेंगे इस तरफ से देखेंगे तो इस तरफ का सारी वस्तुएं दिखेंगी। इस पर हम कलई कर देंगे। प्रयोग करते समय हम इसका प्रयोग तभी कर सकते हैं जब इसके ऊपर कलई कर दें, मतलब इसके ऊपर लेप चढ़ा दें। इसके ऊपर हम लेप चढ़ाकर इसका प्रयोग करते हैं। अगर लेप हम ऊपर से चढ़ाएं तो यह अवतल दर्पण हो जाएगा। अगर नीचे से अगर हम कलई करें तो यह उत्तल दर्पण हो जाएगा। यह हमारा अवतल दर्पण देखिए। बाद से हम इसके ऊपर लेप चढ़ा देंगे, यह अवतल दर्पण हो जाएगा। तथा और अंदर से अगर हम लेप कर देंगे ये हमारा उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार होगा। इसके अंदर से कलई किया होगा जैसे इस तरह कलई जिस दर्पण में किया रहेगा उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण कहेंगे। तो उत्तल दर्पण का हम परिभाषा देखते हैं। यदि इस गोलीय खंड का पालिश इस प्रकार कर दिया जाए कि इसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। अगर हम ये हमारा दबा हुआ तल है, निचला तल दबा हुआ तल है, तो इसको हम बाहर से कलई कर देंगे तो निचले तल से प्रकाश का परावर्तन होगा।
तो ये हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा। अब उत्तल दर्पण देखते हैं। गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार किया जाए कि प्रकाश का परावर्तन उठे हुए तल से हो। यह उठा हुआ तल है, यहाँ से प्रकाश किरण इस प्रकार आएगी और इस तरफ चली जाएगी, तो यह हमारा उत्तल दर्पण होगा। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका उपयोग ट्रक में किया जाता है। इसका उपयोग और इसका उपयोग, दोनों का उपयोग ट्रक में किया जाता है। इसका उपयोग जहाँ पे ड्राइवर बैठा होता है उसके बगल में सामने के व्यक्ति जो पीछे आ रहे हैं गाड़ियों को देखने के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग उसके सामने लगी हेडलाइटों में इसका उपयोग किया जाता है। जो रात को बत्ते हैं ट्रक में बत्ती, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले हेडिंग पे। तो दोस्तों इसमें देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे पहला देखेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे ये हो गया हमारा दर्पण, इसे हम अवतल दर्पण बना देते हैं, पीछे से कलई कर देते हैं और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन करते हैं। ये प्रकाश किरण आ रही है, ये परावर्तित होकर जा रही है, ये हमारा होगा ध्रुव। यही है परावर्तक तल, हमारा यह है, यह दर्पण ही परावर्तक तल है और इसका मध्य बिंदु यह है। मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो आगे देखेंगे दूसरा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र दोस्तों आप देखेंगे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोलीय पृष्ठ का काटा गया भाग होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे देखते हैं ये हमारा कांच का खोखला गोलीय पृष्ठ था और हम यहाँ से दर्पण को काटे थे, यह था हमारा दर्पण। तो हमको इसका वक्रता केंद्र बताना है। इस कांच के खोखले गोलीय पृष्ठ का जो केंद्र होता है वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। यह इसके लिए इस कांच के खोखले गोलीय पृष्ठ के लिए केंद्र है, पर इस गोलीय दर्पण के लिए यह वक्रता केंद्र है। यह वक्रता केंद्र है। इस गोलीय दर्पण के लिए यह बिंदु वक्रता केंद्र है। इसे अवतल दर्पण बनाते हैं, पीछे से कलर कर देते हैं। ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। इसे हम सी से दिखाते हैं सेंटर और इसे हम पी से दिखाते हैं पोल। पोल का हिंदी मीनिंग ध्रुव होता है और सी से सेंटर होता है, इसका हिंदी मीनिंग केंद्र होता है। इसको हम सी से दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, इसकी त्रिज्या यही है ना, इसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ये हमारा सी हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र तथा यहाँ से इसके बीच की दूरी P ध्रुव। P और C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तथा जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है दर्पण, गोलीय दर्पण, इसी की त्रिज्या को इस
गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। सी और पी के बीच की दूरी ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से लिखते हैं हम, आर से, आर से इसलिए लिखते हैं, आर से रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या होता है, इसीलिए हम इसे आर से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखते हैं मुख्य अक्ष, ये हमें गौतम दर्पण बना दिए और यह उसका ध्रुव, ये उसका ध्रुव हो गया, और यहाँ पे सी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। देखते हैं मुख्य अक्ष ध्रुव तथा दर्पण के, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। एक गोलीय दर्पण में अनंत अक्षें खींची जा सकती है, लेकिन जो अक्ष ध्रुव से होकर जाएगी उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रत्येक अक्ष गोलीय दर्पण पर लंबवत होती हैं। तो दोस्तों आपको मुख्य अक्ष समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अगली हेडिंग मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस अथवा फोकस। फोकस तो हम देखेंगे फोकस, मुख्य फोकस अथवा फोकस किसे कहते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हो गया हमारा ध्रुव, इसको हम अवतल दर्पण बना दे रहे हैं। तो देखेंगे दोस्तों ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। देखेंगे दोस्तों जो प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं, जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं तथा गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं तथा जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यही हमारा मुख्य फोकस है। इसको हम एफ से डिनोट करेंगे, इसको हम एफ से डिनोट करेंगे। तो दोस्तों फिर एक बार देख लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस बिंदु कहेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो